अस्सलामु अलैकुम बॉयज़, आई एम मोहम्मद अहमद। और लास्ट वीडियो में हमने डिसॉल्टिंग तक के प्रोसेस तक बात कर लिया था, और अब हम बात करने वाले हैं अपने डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में। और अब हम बात करने वाले हैं अपने रिफाइनरी के मेन इक्विपमेंट मींस डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डिस्टिलेशन कॉलम में किस तरह की वर्किंग होती है, और उसके PNID और PFD के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो डिस्टिलेशन कॉलम को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी बेसिक सी फ्लो चार्ट डायग्राम देख लेते हैं। और उसके लिए ये आप सबसे पहले इसको देख लें। क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्रूड है वो इंटर होगा पंप में, वो इंटर होगा हमारे फीड पंप में। फीड पंप से ये डिफरेंट हीट एक्सचेंजर से पास आउट होता है, और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ड्यू टू हीट एक्सचेंजर। और उसका टेम्परेचर वेरी कर सकता है, यहाँ पे 130 टू 150 120 टू 130 लिखा है, बट हमने अपने डिसॉल्टर के वक्त बात किया था कि इसका टेम्परेचर 50 टू 60 सेंटीग्रेड के करीब होगा। तो ये टेम्परेचर वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ देयर क्रूड ऑयल। तो उसके बाद ये एंटर होगा डिसॉल्टर में, यहाँ से सॉल्ट की रिमूवल होगी। उसके बाद ये आएगा दोबारा हीट एक्सचेंजर में, जहाँ पर इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक अचीव होता है। फिर वो आएगा हमारे मेन फ्रैक्शनेटर में। ये मेन फ्रैक्शनेटर क्या करता है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जितने भी वेपर प्रोड्यूस होते हैं पाइप में क्रूड ऑयल की वजह से और हाई टेम्परेचर होने की वजह से, तो वो सारा सेपरेट आउट हो जाता है यहाँ पर। मतलब कि आउटलेट में सारे वेपर आउट होते हैं और नीचे से हमारा लिक्विड आउट होता है और आता है हमारे पास फर्नेस में। फर्नेस में इसका टेम्परेचर 350 टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक अचीव होता है। और फिर ये एंटर होता है हमारा मेन फ्रैक्शनेटर कॉलम में। तो हम मेन फ्रैक्शनेटर कॉलम के बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो अभी हमने देखा प्री फ्रैक्शनेटर को और मेन फ्रैक्शनेटर को। तो पहले प्री फ्रैक्शनेटर को डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसके फ्लो चार्ट डायग्राम में और कौन कौन से इक्विपमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये है हमारा आ रहा है फीड, जो कि आता है प्री फ्रैक्शनेटर में। प्री फ्रैक्शनेटर का जो बॉटम प्रोडक्ट है वो जाता है हमारा एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट या मेन फ्रैक्शनेटर में, जो कि अभी ऊपर डिस्कस किया गया है, जो कि अभी यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया गया है कि इसका जो आउटलेट है वो आएगा मेन फ्रैक्शनेटर में, जो कि हमारा डिस्टिलेशन कॉलम होता है। और तो ये हो गया बॉटम प्रोडक्ट का। जो टॉप प्रोडक्ट होगा वो आता है हमारा नैप्था स्टेबलाइज़र में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि टॉप प्रोडक्ट में C1 से लेकर के C4 C5 तक के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि वेपर फॉर्म में होते हैं। और इसमें बेसिकली मीथेन, इथेन, नैप्था और LPG होती है इसकी कंपोजिशन में। और इसका इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है डिस्टिलेशन क्रूड की प्रॉपर्टी के ऊपर, और इसका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट 140 होता है। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पहले डिस्कस किया गया है पहले वीडियो में, तो आप वहाँ जा कर के इसके बारे में डिटेल की में देख सकते हैं कि क्या होता है ये। उसके बाद ये आएगा हमारे पास स्टेबलाइज़र कॉलम में। स्टेबलाइज़र में क्या होता है कि जो हमारे पास वेपर फ्रैक्शंस होते हैं वो टॉप से आउट होते हैं, जो कि सिंपल फ्यूल गैस और LPG में मुश्तमिल होता है, जो कि C1 C2 C3 और C4 होता है। नीचे निकलता है मेरे पास ये इसके बॉटम प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं स्टेबलाइज्ड नैप्था। ये स्टेबलाइज्ड नैप्था में हमारा लाइट नैप्था और हेवी नैप्था दोनों मौजूद होता है, और ये आगे जाके सेपरेट आउट होता है। डिस्कस करते हैं अभी इसको। यहाँ से LPG और फ्यूल गैस डिस्चार्ज होगा, ये जाएगा डी एथेनाइज़र कॉलम में। डी एथेनाइज़र कॉलम क्या करता है कि टॉप प्रोडक्ट में इथेन और मीथेन को सेपरेट आउट करके
आउटलेट होती है इसकी टॉप प्रोडक्ट में, बॉटम प्रोडक्ट में एलपीजी इसकी आउटलेट होती है। ये सिंपल क्या कर रहा होता है, एलपीजी और फ्यूल गैस को सेपरेट आउट करता है डी इथेनाइज़र कॉलम। तो ऊपर से मेरे पास आया फ्यूल गैस, नीचे से आ गया एलपीजी। तो ये अभी आपको डिस्कस किया था स्टेबलाइज नैप्था के बारे में, जो कि मोस्टली कंसिस्ट होता है कार्बन C5 के ऊपर, और इसका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट 140 के करीब होता है। तो उसके बाद स्टेबलाइज नैप्था जाता है नैप्था स्प्लिटर में। ठीक है, नैप्था स्प्लिटर में क्या होता है कि नैप्था लो नैप्था और हेवी नैप्था में स्प्लिट आउट हो जाता है। इसको हम लाइट नैप्था भी कहते हैं। तो लाइट नैप्था और हेवी नैप्था में स्प्लिट आउट होता है और आगे के प्रोसेस में एंटर होता है। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है लाइट डिस्टिलेट। इस केस में जो प्रोडक्ट्स निकले हैं वो कहलाते हैं लाइट डिस्टिलेट। ठीक है, ये तो है हमारे पास प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम का सिनेरियो। अब हम बात करते हैं अपने एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में। ये है हमारे पास एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम, और इसका सिंपल फ्लो चार्ट क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्रूड इंटर होगा। सही है, क्रूड इंटर होने के बाद सबसे टॉप से हमारे पास निकलेंगे लाइटर कंपोनेंट, जिसमें अमूमन नैप्था होता है, और नैप्था दोबारा नैप्था स्प्लिटर में जाएगा या नैप्था स्टेबलाइज़र में जाएगा, और वहाँ से लाइट नैप्था और हेवी नैप्था में ब्रेक होगा। इसमें से मेनली 3 कट फाइंड निकलते हैं हमारे मेन डिस्टिलेशन कॉलम से। मीन्स कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट यहाँ से मेनली निकलती हैं। सबसे पहले आ गया है हमारे पास केरोसिन, जो कि आगे जाकर के ATF बनता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और केरोसिन का जो बॉइलिंग रेंज होता है वो होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 270 डिग्री सेंटीग्रेड केरोसिन का। और ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल का जो टेम्परेचर रेंज होता है, बॉइलिंग रेंज, वो होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू 240 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों टेम्परेचर वेरी भी कर सकता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट होता है लाइट गैस ऑयल, जो कि अमूमन फर्दर प्रोसेस होने के बाद डीजल बनता है, और इसकी जो बॉइलिंग रेंज होती है वो होती है 270 टू 340। उसके बाद थर्ड कट है हेवी गैस ऑयल का, जिसका बॉइलिंग रेंज जो है वो 340 टू 365 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और ये हमारा फ्यूल गैस बनता है, और ये आगे जाकर के हमारा फ्यूल ऑयल में ब्रेक होता है, या जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है उसे हम फ्यूल ऑयल कहते हैं। सबसे लास्ट में जो डिस्चार्ज होता है वो होता है RCO, रेजिडुअल क्रूड ऑयल। रेजिडुअल क्रूड ऑयल क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम का रेजिड्यू होता है। मीन्स के एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में ये वाला प्रोडक्ट फर्दर यूज़ नहीं हो सकता, तो ये हम आगे फर्दर प्रोसेस में ले करके जाते हैं, और ये वैक्यूम डिस्टिलेशन में जा कर के ब्रेक होता है और कंपोनेंट में ब्रेक होता है। इसका जो बॉइलिंग रेंज होता है वो 365 से अबव होता है, और इसको हम फर्दर एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। उसकी एक मेन वजह है उसका ये टेम्परेचर, क्योंकि 370 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव अगर हम टेम्परेचर देंगे अपने क्रूड ऑयल को तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम टेम्परेचर रेंज यहीं तक रखते हैं, और इससे आगे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करते हैं अपने डिस्टिलेशन कॉलम का, या जो अपना एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम है उसका। अच्छा, अमूमन जो मोस्टली नॉर्मल क्रूड होता है उसमें 25 टू 50% तक जो है वो हमारा RCO जनरेट होता है। मीन्स क्या, RCO प्रोड्यूस होता है, रेजिड्यू क्रूड होता है 25% टू 50%, जो कि हमारा नॉर्मल क्रूड होता है। तो जो हमारे अच्छे क्वालिटी का क्रूड ऑयल होता है उसमें 10 टू 20 या 20 टू 30% रेजिड्यू जनरेट होता है, बाकी सारे जो है हमारे लाइट ऑयल में ब्रेक होते हैं। तो ये तो हो गया है हमारे पास एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में। तो अब हम एक रिफाइनरी को डिस्कस करते हैं कि उसमें उसका फ्लो चार्ट डायग्राम किस तरह से होता है और किस तरह से
ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये एक रिफाइनरी का फ्लो चार्ट डायग्राम है कि उन्होंने अपने CDU मतलब कि क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को किस तरह से फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया हुआ है और उसको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट की सेपरेशन करते हैं। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर दास ये क्रूड का नाम है, जिस एरिया से क्रूड जनरेट होता है उससे रिलेट किया गया है इस क्रूड के नाम को। सबसे पहले आता है हमारे पास प्री फ्लैश कॉलम में। ये प्री फ्लैश कॉलम जो है ये हमारा मेन प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम है। ठीक है, ये जो आपको प्री फ्लैश कॉलम नज़र आ रहा है ये है हमारा प्री फ्रैक्शनेटर कॉलम, जहाँ से वेपर और लिक्विड को सेपरेट करते हैं। तो सिंपल 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी वेपर बनते हैं उसको यहाँ से सेपरेट आउट किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो वेपर बन रहे हैं वो सबसे पहले जाएंगे हमारे पास C1 और C2। या तो हम इसे फ्लेयर में बर्न ऑफ कर देंगे या तो हम इसकी प्योरीफिकेशन करके डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसे फ्लेयर में यूज़ करके बर्न कर दिया जाता है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और हम इसे अपने इक्विपमेंट में यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड, प्री फ्लैश का जो वेपर प्रोडक्ट होगा वो जाएगा हमारा स्प्लिटर कॉलम में, क्योंकि हमने पहले अभी पढ़ा है कि प्री फ्लैश का जो ओवरहेड वेपर डिस्चार्ज होता है या वेपर आउटलेट होता है उसमें हमारे पास नैप्था भी होता है। तो वो स्प्लिटर कॉलम में जाएगा और फिर वहाँ से नैप्था की फर्दर प्रोसेसिंग होगी जिसको अभी आगे देखेंगे। और प्री फ्लैश का जो बॉटम प्रोडक्ट है वो इंटर होगा हमारे मेन डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। तो मेन डिस्टिलेशन कॉलम ये रहा। और मेन डिस्टिलेशन कॉलम की अगर बात की जाए तो इसका सबसे पहले ओवरहेड प्रोडक्ट देखते हैं जो कि अमूमन नैप्था की कंपोजिशन का होता है वो। और ये आएगा हमारे पास स्प्लिटर कॉलम में, जहाँ से लाइट नैप्था और हेवी नैप्था अलग होता है, जिसके बारे में जो है वो अभी बात किया गया है कि यहाँ ऊपर से लाइट नैप्था अलग होगा, लाइट नैप्था, और नीचे से हेवी नैप्था डिस्चार्ज होगा। लाइट नैप्था को फिर हम फर्दर स्टेबलाइज करते हैं और उसे हम इंटर करते हैं नैप्था स्टेबलाइजेशन कॉलम में। यहाँ से हमारे पास लाइट नैप्था अलग होता है और यहाँ से हमारे पास LPG सेपरेट होता है। ठीक है, तो नैप्था स्टेबलाइजेशन में हमारे पास LPG और लाइट नैप्था अलग होगा। LPG की ये कंपोजिशन C3C4 और लाइट नैप्था अलग होगा। LPG के साथ एक और चीज़ जनरेट होती है, वो होती है हमारे पास C1 से C4 तक, या C1 और C2 समझ लें आप। तो सिंपल ये क्या होता है कि इसे हम मेन रिफाइनरी फ्यूल ऑयल कहते हैं, इसे रिफाइनरी पर्पसेस में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास जो LPG निकली है वो LPG जाएगी LPG स्वेटिंग यूनिट में। इसमें LPG में इसमें LPG में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसे यहाँ पर सेपरेट आउट किया जाता है और फिर ये LPG स्टोरेज टैंक में चले जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइट नैप्था स्वेटिंग यूनिट। मीन्स कि हमारे स्प्लिटर में जो लाइट नैप्था सेपरेट आउट हुआ है वो स्वेटिंग यूनिट में जाएगा। यहाँ से नैप्था के में इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाएगा और ये अमूमन जो है वो नैप्था ट्रीटिंग यूनिट भी कहलाता है। और फिर ये इंटर होगा एक डिफरेंट यूनिट में जिसको यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, वो कहलाता है आइसोमराइजेशन यूनिट। और उसके बाद वो फिर इंटर होगा गैसोलीन पूल में। लाइट नैप्था का एक और कट निकला है जो कि आप देख सकते हैं, ये जा रहा है हमारे पास आइसोमराइजेशन यूनिट में। तो ये आइसोमराइजेशन यूनिट जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है इस स्ट्रीम के बाद, और इसे यहाँ पर दिखाया गया है। और ये देख रहे हैं ये फ्यूचर केस है, इसका मतलब ये है कि रिफाइनरी इसे बाद में इंस्टॉल करेगी आइसोमराइजेशन यूनिट, आइसोम यूनिट को। तो ये हमारे पास हो गया लाइट नैप्था जो कि फर्दर प्रोसेस होने के बाद हमारे गैसोलीन के पूल में जाके ब्लेंड होगा और गैसोलीन की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करेगा। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ये नैप्था इस स्प्लिटर कॉलम में, जहाँ से हेवी नैप्था स्प्लिट आउट होता था। हेवी नैप्था आएगा हमारे पास नैप्था ट्रीटिंग यूनिट में या नैप्था हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट में, और यहाँ से इम्प्योरिटीज़ रिमूव होगी हमारे पास हेवी नैप्था की। फिर ये इंटर होगा रिफॉर्मर में। रिफॉर्मर में क्या होगा कि हम एरोमेट्स बनाते हैं या हम अपने गैसोलीन के
क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसके बारे में बात की जाएगी। और ये भी फिर इंटर होता है हमारे पास गैसोलीन पूल में। तो लाइट नैप्था और हेवी नैप्था कन्वर्ट होकर के गैसोलीन पूल में इंटर होता है और ये मेन हमारा गैसोलीन बनता है, जिसकी रॉन रेटिंग अमूमन 92 के करीब आती है। ये 92 जो है वो रिफाइनरी का सजेस्ट किया हुआ है या रिफाइनरी इसको फॉलो करती है। अच्छा, जो हमारे पास हेवी नैप्था जनरेट हो रहा है, तो हेवी नैप्था का एक और कट है या हेवी नैप्था का एक और स्ट्रीम आता है हेवी नैप्था स्वेटिंग यूनिट में। इसके हेवी नैप्था स्वेटिंग यूनिट मतलब कि जो हेवी नैप्था होता है उसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव किया गया और फिर उसे हम एक्सपोर्ट नैप्था पूल में इंटर कर देते हैं। मतलब कि ये पूल की जब भी बात होती है तो इसका मतलब आप स्टोरेज टैंक समझ सकते हैं। तो ये वो नैप्था होता है जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट जगहों पर, मार्केट में या आउट ऑफ द कंट्री। अच्छा, फिर क्रूड डिस्टिलेशन कॉलम का एक और कट जो कि है केरोसिन, जिसका टेम्परेचर 152 टू 275 है। और ये केरोसिन सबसे पहले इंटर होगा केरोसिन स्वेटिंग यूनिट में। इसकी रिफाइनिंग होगी, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाएगा और फिर ये इंटर होगा हमारे पास एलईओ में। इसके बारे में बात करते हैं अभी। और केरोसिन का एक सेकंड कट होता है जो कि निकल करके जाएगा हमारे पास डीजल पूल में, या हम ये कह सकते हैं कि केरोसिन को रिफ़ाइन करके हम उसे डीज़ल के ब्लेंडिंग पूल में भी इंटर करते हैं हमारे डीज़ल की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। फिर एक चीज़ है हमारे पास एक और कट, वो है गैस ऑयल। गैस ऑयल का टेम्परेचर 275 टू 375 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये गैस ऑयल रिफ़ाइन होने के बाद और प्रोसेस होने के बाद डिस्टिलेशन पूल में आता है और ये भी गैसोलीन की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करता है। और इसका जो आउटलेट प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है हाई स्पीड डीजल ऑयल। ठीक है। और सबसे लास्ट प्रोडक्ट हमारे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का वो होता है एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू, जिसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 375 प्लस है। हम इससे ज़्यादा इसको हीटअप नहीं कर सकते वरना डिकम्पोज हो जाता है ये। तो ये डायरेक्टली हमारे पास जाता है फ्यूल ऑयल पूल में। मतलब कि जो हमारे पास फ्यूल ऑयल जनरेट होता है या तो या उसमें ये जाके मिक्स हो जाता है, या तो ये जाता है क्रूड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में। तो इस रिफाइनरी के पास वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट नहीं है, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक रेजिड्यू का फ्यूल ऑयल बना दिया जाता है। तो ये तो है एक सिंपल सी फ्लो चार्ट डायग्राम एक डिस्टिलेशन कॉलम का। तो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिस्टिलेशन कॉलम की PNID किस तरह से वर्क करती है और PNID में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आने वाली वीडियो में इस पर बात किया जाएगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।